हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवारी ब्रेन ई पोर्टल में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है भिन्न एवं परिमेय संख्याएं, अर्थात भिन्न किसे कहा जाता है। अंश बटे हर, अंश और हर के रूप में लिखी संख्या को भिन्न कहा जाता है। जैसे भिन्न बराबर ए बटे बी, ए अंश बी हर, तो इसे पढ़ेंगे ए बटा बी। भिन्न के प्रकार, भिन्नों के 3 प्रकार दिए हैं यहाँ पे, समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहा जाता है, विषम को अनुचित और मिश्र भिन्न को संयुक्त भिन्न। समभिन्न देख, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है। अंश हर जो बटे वाली लाइन होती है, इससे ऊपर अंश होता है और इसके नीचे हर होता है। ये ऊपर अंश और नीचे हर। तो अगर अंश जो है हर से छोटा है, जैसे ये 3/8 दिया है, तो ऊपर अंश जो है 3 है, हर 8 है, तो अंश है 3 8 से छोटा है, तो ये हो गई समभिन्न। ऐसे ही जब समभिन्न में अंश हर से छोटा होगा तो नाम से विषम भिन्न, सम का उल्टा लग रहा है, तो विषम में क्या होगा, अंश जो है हर से बड़ा होगा, यानी 8 ऊपर कर दो 3 नीचे, तो 8 बड़ा होगा 3 से, अंश बड़ा हो जाएगा हर से, तो ये हो जाएगी विषम भिन्न। आगे मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न वह भिन्न जो पूर्णांक के साथ साथ सही के रूप में लिखी हुई, जैसे पढ़ते हैं कि 4 सही 3/2 या 3 सही 1/2, इस तरह से जो भिन्न लिखी हुई होती है, जैसे ये 3 सही 1/3 लिख दिया, तो ये एक मिश्रित भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। किस तरह से? क्योंकि इसमें ये 3 पूर्णांक है और ये एक भिन्न है, ठीक है। तो वह भिन्न जो पूर्णांक के साथ लिखी गई हो, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाती है। इसे सरल करने का तरीका होता है कि हर और पूर्णांक की गुणा करेंगे, यानी 3 × 3, और अंश को जोड़ लेंगे, और जो हर में दिया है वो ऐसा ही लिख लेंगे, 3 × 9 और 1 10/3। इस तरह से संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न को साधारण यानी कि सम या विषम भिन्न में बदला जाता है। तो यहाँ पर तुमने देखा। बाकी जो भिन्न वाला टॉपिक है, इस पर जस्ट इससे पहले एक वीडियो डाली गई है, उसमें सारे भिन्न का पूरा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब पूरी तरह से दिया हुआ है, उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो समभिन्न, विषम और मिश्रित, और ये देख लें। ध्यान रखना, सम को उचित, विषम को अनुचित और मिश्रित को संयुक्त भिन्न कहा जाता है। अब भिन्नों का योग देखते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी पूरी तरह से देखने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। भिन्नों का योग, यदि हर समान हो। भिन्नों का जोड़ कब? जब हर समान होते हैं, यानी कि बटे वाली संख्या समान होती है, तब भिन्नों का योग कैसे किया जाता है देखिएगा। हर समान होने पर भिन्नों को सीधे जोड़ लिया जाता है। यदि हर समान हो तो भिन्नों के अंशों को सीधे जोड़ लिया जाता है। जैसे ये देखिए 3/8 प्लस के 4/8 है, इसमें हर समान है, तो इसको किस तरह, हर समान वालों को किस तरह से करेंगे, बराबर लगा के एक बटा वाली लाइन खींचेंगे, और जो हर दिया है समान वाला उसे एक बार लिख लेंगे नीचे, ऊपर जो संख्याएं दी हुई हैं वो लिख लेंगे, और जो अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। आगे 3 और 4 7/8, ये हो गया इसका जोड़। तो इस तरह से हर समान वाले भिन्नों का योग करेंगे। ऐसे ही 5/9 और 11/9 को जोड़ा गया यहाँ पे, ये देखिएगा। अब इसे देखिएगा, 3 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2। इसे भी हल करने कुछ नहीं है, लेकिन पहले क्या है, ये जो मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न दी हुई है, इस संयुक्त भिन्नों को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 2 × 3 प्लस का 1/2 प्लस 2 × 7 प्लस का 1/2, ये हो जाएगा 2 × 6 और 1 7/2 प्लस 7 दूनी 14 और 1 15/2। अब इन्हें साधारण रूप से जोड़ लेंगे, जैसे समान हर वाली भिन्नों को जोड़ा जाता है। हर नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर और प्लस का 15, यानी कि 15 और 7 22/2। ये आ गई इसकी भिन्न। तो इस तरह से संयुक्त भिन्नों को जोड़ेंगे जिनके हर समान होते हैं।
अब ये ए बी सी साइड से 3 सवाल दिए गए, ये खुद करेंगे। अब अगला देखिएगा, यदि हर समान ना हो अर्थात अलग अलग हो तब कैसे जोड़ा जाएगा। यदि हर समान नहीं होंगे तो देखिएगा, जैसे पहला सवाल ही पहले ले लेते हैं, 7/8 प्लस का 3/5। तो इस तरह की, यानी इसके पहली भिन्न के हर में 8 है, दूसरी भिन्न के हर में 5 है, तो इस तरह से ये इनके हर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखिएगा, जैसे अगर कोई दी हो भिन्न a/v प्लस c/d, तब किस तरह से हल किया जाएगा। बटे की लाइन खींचेंगे और हरों की गुणा यानी b गुणा d नीचे आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो वो लग जाएगा। ऊपर a है तो a की गुणा यानी पहले भिन्न के अंश की दूसरे भिन्न के हर से यानी a की d से, दूसरे भिन्न के अंश की यानी c की पहली भिन्न के हर से यानी कि b से। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसी तरह से हल करेंगे। देखिए नीचे नीचे की गुणा नीचे आ जाएगी, यानी कि 8/5 प्लस चिन्ह है तो लग जाएगा ऊपर। पहले भिन्न के अंश की यानी कि 7 की करेंगे, दूसरे भिन्न के हर से यानी 5 से, पर दूसरे भिन्न के अंश की यानी कि 3 के करेंगे पहले भिन्न के हर से यानी कि 8 से। तो ये आ जाएगा 7×5 35 प्लस 5×3 = 8×3 = 24/40। तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5×4 = 9 और 3×2 = 5 यानी 59/40। ये हो गई इसकी भिन्न का, इन भिन्नों का हल, जोड़ हो गया इनका। तो इसी तरह से बाकी करेंगे ये भिन्न और ये वाली भिन्नें भी इसी तरह से करेंगे, और ये 3 सवाल खुद करके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिन्नों को घटाने के लिए चिन्ह की परिपाटी यानी किस तरह से चिन्हों को लाया जाएगा। देखिएगा, यदि पहला पद, जैसे भिन्न का हर में तो एक संख्या आ जाती है, कोई भी संख्या आ जाती है, ठीक है, तो उस पर तो कोई चेंजिंग नहीं होनी। ऊपर चिन्हों में परिवर्तन होता है। जैसे देखिएगा कि अगर पहला पद प्लस का हो, पहला पद प्लस का हो गया, दूसरा पद भी प्लस का है और इन्हें जोड़ा जा रहा है। ठीक, पहला पद प्लस का, दूसरा पद भी प्लस का है, तो क्या होगा, दोनों में प्लस चिन्ह है, तो दोनों पहला पद व दूसरा पद, ये चौथा पॉइंट देखिएगा, पहला पद भी प्लस दूसरा पद भी प्लस, तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। स्टार्टिंग से देखिए, जोड़ने घटाने में 2 संख्याएं आएंगी, एक ये एक ये, एक प्लस की होगी या एक माइनस की होगी, या दोनों, कभी कभी ऐसा हो दोनों माइनस की हो जाएंगी या दोनों प्लस की हो जाएंगी, या प्लस माइनस या माइनस और प्लस, इस तरह से चलता रहेगा। तो यदि पहली संख्या का चिन्ह प्लस है और दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस वाली संख्याओं का क्या होता है, घटाया जाएगा इन्हें, और चिन्ह क्या बचेगा, जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी है, अगर प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का चिन्ह बचेगा, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह बचेगा। देखिएगा किस तरह से, जैसे 39 माइनस के 59/16 ये है, तो इसको क्या है, घटाना है। पहली संख्या यानी 39 प्लस का है, 59 माइनस का है, तो प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस यानी कि घटाए जाएंगे आपस में। अब 39 में से तो घटेगा नहीं, तो 59 में से घटा लेंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 29/16 आ गया। लेकिन चिन्ह काहे का आना चाहिए, जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 59, 59 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के 29/16। तो अगर देखिएगा, अब जैसे क्या नाम 20 माइनस के 10/11 होता, तो क्या होता, पहला प्लस का है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस तो घटेंगे ही, वो तो है ही। लेकिन अब 20 बड़ा है, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा बटे 11। अब 20 में से 10 घट तो गया, लेकिन चिन्ह क्या आना चाहिए, चिन्ह भाई बड़ा क्या है 20 है, 20 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का 10/11 है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये प्लस
पहला पद प्लस और दूसरा माइनस का हो तब। दूसरे में देखिए पहला माइनस का दूसरा प्लस का हो, पहला पद माइनस दूसरा प्लस का, जैसे माइनस का 39 प्लस का 19 बटे 11, माइनस 39 प्लस का 19 है। तो इसमें देखिएगा पहला पद माइनस का है, दूसरा प्लस का है। तो अब इनका क्या करेंगे, जब माइनस प्लस का है तो माइनस और प्लस वाले में क्या आएगा, घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। देखिएगा तो बड़ी कौन सी है, 39 है, 39 में से 19 घटा दो तो 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 बटे 11। चिन्ह काहे का आना चाहिए, चिन्ह हमने बताया जो चिन्ह बड़ा है, अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे 39 बड़ा है जिसका चिन्ह माइनस है, तो यह माइनस का आ जाएगा, माइनस का 20 बटे 11। अब देखिएगा अगर पहला पद जैसे माइनस का 11 है, प्लस का 21 बटे 13 है, तो पहला पद माइनस का है, दूसरा पद प्लस का है, तो माइनस प्लस के हैं तो क्या होगा, घटेगा। तो 11 में से 21 घटेगा नहीं, तो 21 में से 11 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 10 बटे 13 है। लेकिन चिन्ह क्या आना चाहिए, चिन्ह क्योंकि 11 माइनस का है लेकिन छोटा है, 21 बड़ा है तो चिन्ह आएगा प्लस, 21 का चिन्ह प्लस है इसलिए। अब आगे तीसरा पॉइंट, यदि पहला चिन्ह भी माइनस का और दूसरा चिन्ह भी माइनस का, जैसे माइनस का 23 और माइनस का 27 बटे 11, पहला भी माइनस का दूसरा भी माइनस का, हमेशा अब चौथा पॉइंट भी देखते जाइए, पहला प्लस का दूसरा भी प्लस का। तो अब देखिएगा कि अगर दोनों समान चिन्ह के होते हैं, समान में या तो दोनों प्लस माइनस के हों या फिर दोनों प्लस के हों, अगर माइनस के हैं दोनों तब भी समान चिन्ह वाले पदों को जोड़ा जाएगा, यानी माइनस के 23 और माइनस 27 इनको जोड़ लिया जाएगा। तो 23 और 27 जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, 50 बटे 11। लेकिन माइनस वाले चिन्हों पदों को जब जोड़ेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस, और प्लस वाले पदों को जोड़ेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस। तो ये माइनस वाले पदों को जोड़ लिया, तो माइनस वाले पद हैं तो हमने जोड़ लिया था और चिन्ह क्या आएगा, माइनस, माइनस 50 बटे 11। अगर जैसे हम जोड़ते हैं 3 प्लस 6 बटे 7, तो इसमें दोनों प्लस के हैं तो 3 और 6 9 बटे 7 डायरेक्ट कर देते हैं हम, चिन्ह का कोई मसला ही नहीं रखते। तो यहाँ यही यहाँ पे होगा कि ये दोनों समान थे ना, समान थे और प्लस के थे, तभी इनका प्लस चिन्ह आ गया। ये दोनों भी समान हैं तो समान वाले जोड़े जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस। अब इतना ध्यान रखना है इन चारों में अब कि अगर विपरीत चिन्ह है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर विपरीत चिन्ह है तो घटाए जाएंगे और चिन्ह बचेगा जो बड़ा होगा, बड़ा वाला चिन्ह बचेगा, ठीक। और अगर समान होंगे तो जोड़ा जाएगा और चिन्ह बचेगा जो दिया होगा उसमें, समान जैसे माइनस के हैं तो माइनस बच जाएगा और समान वाले प्लस के हैं तो प्लस बच जाएगा। आगे देखिएगा, भिन्नों का अंतर योग की तरह ही नियम है, यानी कि अगर समान वालों को क्या करेंगे, जैसे हम समान वालों को हर को एक बार लिखते थे और अंशों को जोड़ लेते थे, तो इसमें क्या है, हर को एक बार लिखेंगे और अंशों को घटा देंगे। जैसे ये है 4 बटे 5 माइनस के 7 बटे 5, तो इसमें हर समान है तो एक बार समान लिख लिया, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख ली, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो अब क्या होगा, 5 तो नीचे रहा, 5 नीचे रहा, अब 4 प्लस का है 7 माइनस का है, तो 4 छोटा है और 7 माइनस बड़ा है। तो मैंने भी बताया कि अगर प्लस माइनस है विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटाया जाएगा, 7 तो घटाओ, 7 में से 4 गया 3 बचेगा। लेकिन चिन्ह काहे का बचेगा, चिन्ह वह बचेगा जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 7, 7 का चिन्ह क्या है माइनस, यानी माइनस का 3 बटे 5। ऐसे बाकी सवाल करेंगे इनको, और ये तीसरे वाले को साधारण भिन्न में बदलेंगे मिश्र भिन्न से, उसके बाद इनको डायरेक्ट घटा लेंगे। इसी तरह से ये तीनों सवाल सेम। आगे देखिएगा, यदि हर समान ना हो तब किस तरह से करेंगे। हर समान नहीं होंगे तब भी वही नियम है कि जैसे ये 5 बटे 8 है माइनस के 6 बटे 3, तो हर समान ना होने पर वही नियम जो ऊपर जोड़ में चला था, जोड़ में जो नियम बताया था वही,
कि नीचे वाले हरों की गुणा हर में आ जाएगी, यानी 8 गुणा 3 प्लस चिन्ह, ऊपर प्लस चिन्ह था तो प्लस पहले लगा देते थे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पहले लगा लेंगे। तो पहले भिन्न के अंश की यानी कि 5 की दूसरे भिन्न के हर यानी 3 से गुणा, दूसरे भिन्न के अंश की यानी 6 की पहले भिन्न के हर यानी 8 से गुणा। ठीक, तो यह जाएगा 5 तियाँ 15 माइनस के 8 छक के 48 बटे 8 तियाँ 24। तो अब 25 में से मतलब 5 तियाँ 15, 15 में से 48, 15 प्लस का 48 माइनस का विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। तो 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और नीचे 24, लेकिन चिन्ह काहे का बचेगा, चिन्ह बचेगा माइनस का, क्योंकि 48 पड़े हैं और 48 का चिन्ह है माइनस। तो इसी तरह से जी बाकी के जो सवाल हैं दूसरा तीसरा और ये जो करने के लिए दिए गए हैं ये सारे सवाल घर से करेंगे। भिन्नों की गुणा सबसे सरल पॉइंट, भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा और भाग में सबसे सरल गुणा ही है। किसी भी तरह की हो और चाहे कितनी भी भिन्न हो, चाहे कितनी भी भिन्न हो, 2/3 गुणा 17/6 गुणा 34/13 गुणा 48/72, कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, उनमें सीधे सा नियम है कि ऊपर जितनी संख्याएं आ जाएंगी यानी 2 गुणा 17 गुणा 34 गुणा 48 ये सब ऊपर आ जाएंगी, बटे की लाइन खींचेंगे, 3 गुणा 6 गुणा 13 गुणा 72, इस तरह से ऊपर की गुणा ऊपर करके लिख देंगे, नीचे की नीचे लिख देंगे। इस तरह से होती है भिन्नों की गुणा। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया था माइनस का 3/2 गुणा 2/-3 गुणा माइनस का 4/6 गुणा 7/-5। तो देखिएगा अंश और हर के माइनस कट जाते हैं, ठीक, और माइनस माइनस की गुणा प्लस आती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, कट गया, ठीक। अब एक माइनस ये 4 में है, एक माइनस ये 5 में है, ये भी कट गया आपस में, तो माइनस तो सारे हट गए। अब यदि कोई एक चिन्ह, यदि घटाने का कोई माइनस का कोई एक चिन्ह बच जाता है तो वह चिन्ह आगे आ जाएगा और संख्या का गुणनफल माइनस में प्राप्त होगा। तो अब क्या मैंने बताया था कि 4 भिन्न दी हुई हैं तो चारों के अंशों की गुणा ऊपर लिख देंगे और चारों के हरों की गुणा नीचे लिख देंगे, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7, नीचे आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 5। तो ऊपर की गुणा ऊपर लिखेंगे, 3 दूनी 6 चौके 24 और 24 और 7 की गुणा 24 गुणा 7 बटे 2 तियाँ 6 छक्के 36 और 36 5, ठीक है। तो अब इन्होंने 24 और 7 की गुणा की थी तो ये आया था 168 और 36 और 5 की 180, तो यही भिन्न इसका गुणा आ गई थी 168/180। ये देखिएगा 168/180। इसी तरह से दूसरा सवाल इसे हल करेंगे, इसके भी पहले भिन्न के अंश से चिन्ह से ये कट गया, इसके ये चिन्ह कट गया, एक चिन्ह बचा वो स्टार्टिंग में लग गया, बाकी इनकी गुणा करके सबको हल कर लिया। इसी तरह से ये तीनों सवाल करेंगे। अब आगे देखते हैं भिन्नों की भाग। भिन्नों की आपस में भाग करने के लिए द्वितीय भिन्न को पलटकर तथा भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और साधारण ऊपर के नियम गुणा के नियम की तरह गुणा कर देते हैं। जैसे यदि कोई दो भिन्नें दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए पहली ही दी है 7/6, पहले से ए और बी के थ्रू समझेंगे। जैसे पहली भिन्न है a/v, भाग का चिन्ह दिया है, और फिर c/d। तो क्या करेंगे, भाग में क्या होता है, भाग में कुछ खास नहीं, पहली भिन्न को तो ऐसे ही लिख लेंगे a/v, ठीक। दूसरी भिन्न को उल्टी कर देंगे, c/d है तो इसकी जगह कर देंगे d/c, हर को अंश में अंश को हर में। जब भिन्न हमने उल्टी की तो भाग का चिन्ह भी उल्टा कर देंगे, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। अब इसे हल कर लेंगे, ऊपर की ऊपर a/d/b/c, बस हो गया सवाल, ठीक। इसी तरह से करेंगे हम। देखिएगा जैसे ये है 7/6 भाग 8/4, तो इसे किस तरह से करेंगे, हमने बताया पहली भिन्न को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, दूसरी भिन्न को उल्टा कर देंगे, तो 8/4 है तो ये उल्टा हो जाएगा 4/8 और भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा। अब ऊपर की ऊपर 7 गुणा 4/6 गुणा 8, तो 7 चौके 28/6 8,
48, तो ये 28/48 ये हो गया इसका आंसर। बाकी इसी तरह से ये साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे, इसे भी साधारण भिन्न में बदल कर हल करेंगे, और ये तीनों सवाल मतलब ये सब बाकी शेष सवाल आपको करने हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, हल दिया हुआ है जिनका देखेंगे हम। एक संख्या, इसी टेट 2010 का आया हुआ है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है, पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दाही व 5 इकाई के बीच में है। संख्या जो है 4 दाही और 5 दाही के बीच में है तथा इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है, तो नहीं, यहाँ पे सॉरी, 4 दाही और 5 ठीक, इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है और अंकों का योग 7 है, तो अंकों का गुणनफल बताइए। अब अगर हम पूरे सवाल को स्टार्टिंग से लेके चलें तो यहाँ तक जो सवाल है, ये यहाँ तक का, इसका कोई यूज नहीं है सवाल में, केवल माइंड को भटकाने के लिए और सवाल को थोड़ा कठिन सा बनाने के लिए इसे दिया गया है। जैसे इसके आधार पर अगर हम कुछ करें तो मान ली मानस संख्या बराबर है x, तो अब क्या है, चूंकि इन्होंने कहा है कि संख्या को x 100 के आधे से छोटी है, तो संख्या 100 के आधे से छोटी है तो x जो है छोटा होगा 100 का आधा यानी 100/2 से, यानी x छोटा आ जाएगा 150 से। ठीक, 100/2 का मान 50 आ गया। अब ये देखिएगा, मैंने इतना जो किया तो है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है इसमें। आगे का जो सवाल हल किया गया है, हमें जो कुछ निकालना है इसमें, वो आगे जो वैल्यूज़ दी हैं, जो आगे दिया हुआ है उसी से निकल जाता है, इसका कोई यूज नहीं आता इस सवाल में। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर हम जहाँ से हमारा सवाल चल रहा है वहाँ से ध्यान देंगे, यानी कि जहाँ से हमारा सवाल निकल सकता है। ठीक, तो अब देखिएगा, ये केवल इसीलिए किया है यहाँ पे हल, ताकि अब जैसे यहाँ पे मैंने x माना था, तो आगे x का कहीं पे यूज ही नहीं है। तो अब क्या है, आगे यहाँ से देखिएगा सवाल, ये काट दीजिएगा जी, यहाँ से देखिएगा, इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है, तो देखो, चाहे तो दाही का अंक ये मान लो p+1, या सीधे मान लो इसे दाही का अंक मान लिया p, और ये देखिएगा जैसे हम मान लें कि दाही का अंक है p, और जब दाही का अंक p है तो इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 1 कम यानी कि p-1। ठीक है, पहले जो p+1 लिखा था फिर p आया, जब कम है तो सीधे से माने हो कि दाही का अंक p मान लिया और इकाई का अंक p-1 हो गया। ठीक, इतना तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा, अब उस तरह से भी सवाल सही है। देखिएगा आप आगे, तो अब क्या किया है इन्होंने कि इकाई और दाही के अंकों का योग कितना है, 7, योग 7 है, तो इकाई और दाही के अंकों का योग 7 के बराबर कर देंगे। इकाई के अंक यानी कि p प्लस दाही का अंक p-1। भाई, दाही का अंक मैंने पहले लिख लिया p, इकाई का अंक p-1, इनका जोड़ कितना है 7, तो p और p कितने हो गए, 2p माइनस का 1 बराबर 7। ठीक है, तो अब 2p बराबर 7 और 1 उधर जाएगा काहे में, ये प्लस में जाएगा उधर, तो 2p बराबर 7 + 1, तो 2p बराबर आ गया है 8।
ठीक। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें तो p का मान आ जाएगा 8/2, यानी कि p बराबर आ गया है 4। p बराबर 4 आ गया। p है क्या? p का मान है दाही के बराबर, तो दाही कितना आ गया? 4। ठीक। अब दाही 4 आ गया है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 - 1 बराबर 3। दाही 4 और इकाई 3। तो अब पूछा क्या है इन्होंने? तो अंकों का गुणनफल बताओ। भाई इकाई का अंक 3 हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया, ये देखिए, और दाही का अंक 4 ये है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अंकों का गुणनफल बताओ। तो गुणनफल के लिए इकाई का अंक गुणा दाही का अंक। अब इकाई का अंक है 3 और दाही का 4, तो गुणनफल आ गया 12। ये हो गया सवाल। ठीक है, 12 आ गया। बाकी ये भी देखिएगा, दाही का अंक इकाई के अंक से 1 कम है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो दाही का अंक p + 1 कर लिया और इकाई का अंक 1 कम, यानी कि अगर p + 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, p बचेगा, तो वही आ गया इकाई का अंक। इन दोनों का योग 7, तो p + 1 और प्लस का p, ये दाही हो गया, ये इकाई हो गया, इनका जोड़ 7 के बराबर। तो p और p 2p, और ये 1 उधर जाके माइनस में घटेगा जाके, तब वही आ गया 2p बराबर 7 - 1। तो 2p बराबर 7 में से 1 घट गया 6, तो p बराबर 6/2, यानी p बराबर 3 आ गया। तो p बराबर 3 आ गया, यानी कि p का मान है क्या? इकाई है, तो इकाई आ गया 3, तो वही यहाँ पे लिखा इकाई बराबर 3। तो अब दाही निकालेंगे तो 3 में 1 जोड़ देंगे, तो दाही बराबर आ गया 4, और गुणनफल निकाला तो 3 × 4 बराबर 12। दोनों तरह से सवाल सही है, बाकी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन यही है। आगे दूसरा, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से ऐसी संख्या छांटनी है कि इनके जो अंक दिए हैं उनका जोड़ 9 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उनमें अगर 27 जोड़ दिया जाए तो योगफल जो आएगा उससे संख्या के अंकों का क्रम उलट जाएगा। देखिएगा अब, जैसे तो इस तरह के सवालों को विकल्पों से ही करिएगा, इनकी कोई खास ट्रिक नहीं होती है, विकल्प से ही करिएगा। जैसे अब 4 विकल्प दिए हैं, तो चारों में पहले क्या करना को कहा गया है कि पहले कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। तो पहली कंडीशन ये है कि विकल्प में से 4 विकल्पों में से वही विकल्प सही होंगे जिनके अंकों का योग 9 होगा। तो 5 - 4 = 9, 6 - 3 = 9, 2 - 7 = 9, और 3 और 6 = 9। तो पहली कंडीशन तो चारों विकल्पों में फॉलो हो रही है, यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से चारों विकल्प सही हैं। तो अब आगे वाली दूसरी कंडीशन इसमें ऐड करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलटने का मतलब है कि जैसे पहला विकल्प है 54 और इसमें 27 जोड़ दें, तो 54 में जब 27 जोड़ेंगे तो 7 - 4 = 11 का 1, 5 - 2 - 7 और 1 8, 81 आ गया। लेकिन क्रम उलटने पर अगर 54 का उल्टा यानी अंक उलट जाए यानी 45 हो जाता, तब ये विकल्प सही हो जाता। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो गई चारों में, अंकों का योग 9 वाली। तो इसमें हमने पहले में 54 में 27 जोड़ा तो 81 आ गया, यानी कि इसके क्रम नहीं उल्टा। अब 63 में 27 जोड़ेंगे तो 90 आ गया, इसके भी अंकों का क्रम नहीं उल्टा। 27 में 27 जोड़ा तो 54 आ गया, इसके भी अंकों का क्रम नहीं पलटा। अब यदि 36 में 27 को जोड़ दिया जाए, 36 में 27 हमने जोड़ा तो इस 63 हो गया। अब देखिए 36 में 27 जोड़ने पर 63 हो गया, यानी कि 36 में पहले 3 फिर 6 है, क्रम उलट गया, यानी कि पहले 6 आ गया फिर 3 आ गया, तो यही विकल्प सही हो गया। तो इस तरह के सवाल जो आए उनको विकल्प से करने में ही ज़्यादा आसानी रहती है, नहीं तो सवाल कठिन से। तीसरा है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट्स थी। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट्स थी, उसने 1/3 पड़ोसी को दे दी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रवि के पास कुल चॉकलेट्स थी 3 दर्जन,
एक पड़ोसी को दे दी 1/3 और 1/6 भाग रेहाना को दे दी तथा 1/4 भाग बहन को दे दी। तो बताओ उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची। तो देखो रवि के पास कुल चॉकलेट्स 3 दर्जन थी। अब 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 3 दर्जन का मतलब 36 चॉकलेट्स हो गई उसके पास। ठीक है, अब आगे देखिए पड़ोसी को कितनी दे दी। पड़ोसी को दे दी है 1/3, यानी कि 36 का 1/3 दे दी पड़ोसी को। तो 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 12 चॉकलेट्स पड़ोसी को दे दी। ठीक, अब रेहाना को कितनी दे दी, 36 का 1/6, 36 1/6, 6 छक्के 36, तो रेहाना को दे दी हैं 6 चॉकलेट्स। ठीक है, अब देखिएगा बहन को कितनी दी, 36 का 1/4 भाग, तो 36 का 1/4 यानी कि 4 9 36 यानी 9, तो बहन को कितनी दे दी 9। तो कुल दे कितनी दी चॉकलेट्स, तो कुल दी गई चॉकलेट्स निकालो। तो देखो 12 दे दी पड़ोसी को, 6 दे दी रेहाना को, 9 दे दी बहन को, यानी कुल मिलाकर 12, इनको सबको जोड़ेंगे तो 27 चॉकलेट्स उन्हें वितरित कर दी कि 27 बांट दी। तो शेष बची चॉकलेट्स, यानी उसके पास कुल 36 थी, 36 में से 27 उसने बांट दी, तो बची कितनी 9, यानी कि कुल चॉकलेट्स में से जो बांट दी गई उनको घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा 9। इस तरह के सवालों को और करने की कोशिश दिए हों जहाँ भी, तो करिएगा या खुद से सवाल बनाइएगा कि किसी के पास इतनी वस्तुएं थी, इसका इतना भाग इसे दे दिया, उतना भाग उसे दे दिया, उतना भाग उसे दे दिया, तो कितना बचा। ठीक है, इस तरह से सवाल कुछ बना के भी करिएगा और बाकी किताब वगैरह से देख के इस तरह के सवाल ज़रूर करिएगा। आगे ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चौथा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना। अब पहले तो ये पहचानिए कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। जैसे मानिए हम 12 से, सॉरी इधर देखिएगा, जैसे मानिएगा हम 12 से 400 इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 12 से हम भाग दे रहे हैं, तो 12 चौके 48, कट गया पूरा पूरा, 4 बचा, 0 लगा के इसे शेष लिख लिया हमने। तो अब देखिएगा जिससे भाग दी जाती है, जिससे भाग दी जाती है वो होता है भाजक, और जिसको दी जाती है वो होता है भाज्य, और जो उत्तर आता है वो होता है भागफल। अंत में जो शेष बचता है वो होता है शेष फल। तो ये 4 चीज़ें होती हैं भाग में। ठीक है, और इन्हीं 4 चीज़ों पर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं और बहुत अधिकांश सवाल आते हैं इन्हीं 4 चीज़ों से। ठीक है, कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल का आपस में कनेक्शन दे देंगे, तो किसी तरह से मान के जो है जिस तरह से उसमें दिया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप वो करके भाज्य भाजक भागफल निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का। तो इस तरह से सवाल काफ़ी मात्रा में करने को आते हैं और लगभग हर बार आते हैं। तो भाजक मतलब भाग देने वाला, और भाज्य यानी कि भाग लेने वाला मतलब जिसको भाग दिया जाएगा। भागफल यानी कि जो उत्तर आता है वो भागफल होता है, और अंत में जो जब संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है, तो अगर पूरी पूरी कट जाती है तो 0 शेषफल बचता है, पूरी पूरी नहीं कटती है तो कुछ संख्या, कुछ अंक बच जाते हैं शेषफल में, तो वही शेषफल कहलाता है। अब देखिएगा आगे, जैसे एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बताइए। तो मैंने शेषफल लिख लिया, भाजक लिख लिया और भागफल लिख लिया क्रम से। ठीक है, अभी मेरे लिए पता कुछ नहीं है, केवल शेषफल पता है जो कि इन्होंने दे दिया है कि शेषफल कितना 46 है, तो बस हमें केवल शेषफल पता है, बाकी हमें ना तो भाजक पता है ना भागफल पता है। तो शेषफल पता है वो मैंने लिख लिया 46। अब ये कह रहे हैं कि जो भाग के प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का तो 10 गुना है, मतलब भागफल का 10 गुना है, लेकिन शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो शेषफल
शेषफल को 5 से गुणा कर देंगे तो भाजक मिल जाएगा। भाई भाजक ये दिया है कि भाजक भागफल का तो 10 गुना है, लेकिन भागफल मेरे पास है नहीं अभी, तो एवं शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल मेरे पास है, तो शेषफल को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो वही भाजक हो जाएगा, तो वही भाजक हो जाएगा। तो शेषफल को मैंने 5 से गुणा किया, 5 गुणा शेषफल यानी कि 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230 आ गया शेष भाजक। तो शेषफल 46 था, भागफल हो गया मतलब भाजक हो गया 230। अब ये बताइए कि जैसे भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि भाजक बराबर 10 गुणा भागफल, ठीक। तो अगर हम ऐसे देखिएगा, भाजक बराबर 10 गुणा भागफल, अगर हम यहाँ से भागफल का मान निकालें तो भागफल बराबर ये 10 इधर भाग में चला आएगा भाजक के, भाजक बटे 10, तो भागफल बराबर भाजक बटे 10 आ जाएगा। कन्फर्म है यहाँ से। भाई भाजक जब भागफल का 10 गुना है तो भागफल भी तो भाजक का 1/10 भाग होगा। कोई एक चीज़ दूसरे की दोगुनी है तो जो दूसरी चीज़ है वो पहली की आधी तो होगी, ठीक है। तो ये है कि भाजक इसका भागफल का 10 गुना है, तो भागफल भाजक का 1/10 भाग होगा, ठीक। जैसे और देखिएगा इस हिसाब से कि अगर कोई चीज़ किसी की जैसे ये 20 बराबर 5 गुणा 4, यानी 20 जो है 5 का 4 गुना है, ठीक। 20 जो है 5 का 4 गुना है, तो 5 जो है 20 का चौथाई भी तो होगा, 5 20 का चौथाई भी तो होगा, यानी 4 पंजे 20। तो वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मैंने ये तो निकाला था कि इसको 5 से गुणा करके तो ये भाजक मिल गया, तो अगर ये जो है भाजक भागफल का 10 गुना है तो भाजक भी तो भागफल भी तो भाजक बटा 10 हो जाएगा। तो भाई भाजक बटा 10 यानी कि 230 बटा 10, 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 23 आ गया, तो वही भागफल निकल के आ गया 23, ठीक। अब निकालना क्या है, तो भाज्य बताइए, क्या दिया है, पूछा गया भाज्य बताइए। अब एक फॉर्मूला होता है इनके लिए, भाजक ये दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य जिसे भाग दी जाए, भाजक जिससे से भाग की दी जाए, भागफल जो आंसर मिले, शेषफल जो शेष बचता है लास्ट में। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल हो गया। तो हमें भाज्य निकालना है, तो भाजक हमें पता लग गया 230 और भागफल पता लग गया 23 और शेषफल 46। अब ये तो मतलब नहीं सोच रहा कोई कि ये सब आया कहाँ से, तो आया कहाँ से, तो एक बार फिर देख लेते हैं। शेषफल 46 है और जो भाजक है दिया हुआ है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, लेकिन भागफल हमें पहले पता ही नहीं था, और शेषफल का 5 गुना है, हमें शेषफल इस समय पता है, तो शेषफल का 5 गुना कर दिया तो वही क्या हो गया भाजक। अब आगे क्या कंडीशन दी है कि नहीं पहले ही दी थी कि भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि भाजक भागफल का 10 गुना है तो भागफल भी तो भाजक का 1/10 भाग होगा। वही मैंने 4 गुना और चौथाई वाला बताया था तभी, उसी के हिसाब से आप समझिएगा। तो भागफल आ गया यहाँ पे 23, तो भाजक हो गया 230, भागफल हो गया 23, शेषफल हो गया 46। तो 230 गुणा 23 इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5290 और प्लस का शेषफल 46। 5290 में जब 46 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5336, यानी कि भाज्य कितना था 5336 था। ये हो गया आंसर, ठीक। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं और ज़रूर करिएगा और ध्यान से करिएगा। अब देखिएगा 6/5 में कितने 1/10 हैं। जैसे हम पूछें कि एक में पूरा एक भाग है, एक भाग में कितने 1/2 भाग हैं,
भाई कोई चीज़ एक है तो उसमें आधे आधे भाग कितने बनेंगे, तो एक एक को भाग कर देंगे 1/2 से। ठीक, किसी संख्या में मतलब किसी पूरे भाग में, तो एक पूरा भाग है, इसमें कितने भाग निकाल लें, 1/2 के भाग टुकड़े निकाल लें कि कितने बन सकते हैं। तो 1/2 से भाग कर दिया हमने पूरे को, तो बटे के बटे में यानी कि 1 के बटे में 1/2 है, तो ये 2 जो है ये नीचे जो भिन्न है जो उलट के ऊपर जाएगी, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1/1 कर लेंगे इसको, गुणा में ये भिन्न उल्टी जाएगी 2/1, तो वो आ जाएगा 2 एकम 2/1 यानी कि 2। तो देखिएगा पूरे एक भाग में 1/2 के कितने टुकड़े बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसी तरह के ये सवाल हैं कुछ दिए हुए कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, कि 6/5 भाग है कोई दिया हुआ पूरा, तो उसमें अगर 1/10 के टुकड़े करते जाएं तो कितने टुकड़े बन जाए, ये निकालना है हमारे लिए। तो अभी मैंने पूरा भाग 1 को 1/2 से भाग किया गया था, तो यहाँ पे पूरा भाग दिया है 6/5, तो इसे ऊपर लिखेंगे, फिर एक लंबी सी बटी की लाइन खींचेंगे और जितने का टुकड़ा करना है 1/10 का करना है, तो 1/10 नीचे लिख लिया। अब पहली भिन्न ऐसी ही रहेगी 6/5, नीचे वाली उलट के जाएगी यानी कि 10 ऊपर और 1 नीचे, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 6 दूनी 12/1 या फिर केवल 12, केवल 12। ठीक, तो 6/5 में 1/10 के कितने भाग बनेंगे, 12 भाग बनेंगे। कितने बन जाएंगे, 12। ठीक, तो इसी तरह से आगे का सवाल देखिएगा, 3 सही 1/3 में 3 सही 1/3 का मतलब 3 3 9 और 1, 3 सही 1/3 में यानी इसका मतलब है कि 3 सही 1/3 3 3 9 1 10/3 में कितने 1/6 है, तो 10/3 में कितने 1/6, तो पहली तो 10/3 ऊपर लिखा 1/6 नीचे, तो 10/3 गुणा ये भिन्न उलट के जाएगी 6/1, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 10 दूनी 20, तो 10/3 में 1/6 के कितने भाग बनेंगे, 20 भाग बनेंगे, तो वही निकल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ भी है साइड में कुछ देखिएगा, इस तरह के हिस्से निकालने वाले सवालों में जितने भाग निकालने हैं उससे भाग कर दिया जाता है तथा वह हर वाली भिन्न उलट के ऊपर जाती है और गुणा करके सरल कर लिया जाता है, टोटल भाग प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही देखिएगा 9/6 में कितने तिहाई हैं, 9/6 में कितने तिहाई हैं, तो 9/6 को लिखेंगे, तिहाई का मतलब तिहाई कितना होता है 1/3, 1 का तीसरा भाग, तो यह 1/3 बराबर 9/6 गुणा उलट के जाएगा 3 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, ऊपर तो सब कट गया, तो 9 एकम 9/2 एकम 2, तो कितने भाग बनेंगे, 9/2 भाग। तो इसी तरह से 1/2 में कितने 1/8 भाग हैं ये करेंगे, 9/2 में कितने आधे हैं ये निकालेंगे, यानी 9/2 को आधा यानी 1/2 से भाग करेंगे, फिर उलट जाएगी तो संख्या इसे हल करेंगे 9 भाग निकल के आएगा। ऐसी 17/6 में कितने 1/12 हैं इसे भी निकालेंगे, और एक भाग वाला सवाल और आगे आया ये भी देखेंगे हम। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 व शेषफल 5। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 व शेषफल 5 प्राप्त हो। 1265 में किस संख्या से भाग दें मतलब 1265 को भाग किया जा रहा है, तो जिसको भाग किया जाता है वो क्या होता है, भाज्य। ठीक, तो 1265 ये देखिए यहाँ पे भाज्य हो गया, और माना x से भाग दिया जा रहा है, तो माना x से भाग दिया जा रहा है किसको, 1265 को, शेष भागफल आ रहा है 84 और शेषफल बच रहा है 5, तो भाज्य x हो गया, नहीं भाजक x हो गया, भाज्य हो गया 1265, भागफल हो गया 84 और शेषफल 5। तो सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, भाज्य हो जाएगा 1265 बराबर भाजक x गुणा भागफल 84 और प्लस का शेषफल 5, तो 1265। अब ये 5 इधर प्लस का है, इनकी तो गुणा हो जाएगी 84x, ये 5 इधर प्लस का है तो ये आएगा इधर माइनस में, तो 1265 में से 5 घट गया 1260 बचा, बराबर में रहेगा x गुणा 84 यानी x की गुणा में है 84 अभी। तो जब इधर से x का मान निकालेंगे, जैसे ये देखिएगा
1265 बराबर 84x। तो जब x का मान निकालेंगे तो 84 इधर भाग में आएगा, तो 1265 बटे 84 गुणा x। तो 84 से 1265 को भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आगे देखते हैं, x बराबर 15। जैसे यहाँ पे काटा था तो 84 को काटा इन्होंने पहले 4 से, तो जैसे 5 घट गया था तो 1260 बचा और इधर 84 बचा, सॉरी, बराबर x। तो पहले 4 से काटा तो 4 दूनी 4 एकम, फिर 4 तियाँ 12, 4 एकम 2 बचा, 4 पंजे 20। फिर उन्होंने काटा 7 से, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 और बचा कितना, 3 और 5 35 हो गए, तो 7 पंजे 35। अब 3 से 45 काटो तो 3 एकम 3 पंजे 15, तो x बराबर आ गया 15। तो अतः 15 से भाग दिया जाए, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बस इतने ही सारे सवाल हैं। कुछ करिएगा। 16/8 में कितने चौथाई हैं? ठीक, ये सवाल भी करेंगे और बाकी जितने सवाल इसमें छोड़े गए हैं, दिए हुए हैं हल करने के, वो सारे सवाल करेंगे और अगले समय फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।